वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड वन बाय लाइट राइफल एंड अनदर बाय हैवी राइफल। कहता है कि दो आइडेंटिकल बुलेट्स हैं, मतलब दो एक समान गोलियां हैं, उनको फायर किया जाता है, एक तो लाइट राइफल से, दूसरे को एक हैवी राइफल से, ठीक है। कहता है कि विद द सेम फोर्स, और दोनों बुलेट्स के ऊपर क्या लगाया जाता है, सेम फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। कहता है कि विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर एंड वाई। अब आपको पता है कि जब किसी राइफल से बुलेट को फायर किया जाता है, राइफल होती है आपकी बैकवर्ड आती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दोनों राइफल में से एक आपके पास क्या है, एक आपके पास लाइट राइफल है और एक आपके पास हैवी राइफल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब फायर होगा तो दोनों ही क्या होगी, दोनों राइफल आपके पीछे की तरफ आएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भी कौन सी राइफल से आपके कंधे को ज्यादा चोट लगेगी, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। सुनो ध्यान से, आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी गन से या किसी राइफल से आप फायर करते हो तो क्या होता है, बुलेट पे तो एक्शन होता है। तो जब बुलेट पे एक्शन होता है, बुलेट जाती है आपकी आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपकी गन होती है, जो आपकी राइफल होती है, उस राइफल के ऊपर क्या लगता है, बैकवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी राइफल आपके शोल्डर को ज्यादा हर्ट करेगी। तो सुनो ध्यान से, सुनो, आपके पास दो राइफल है। सपोज करो एक राइफल आपके पास ये हो गई, ठीक है, और दूसरी राइफल आपके पास ये हो गई, ये हमने दो राइफल अज्यूम कर ली। एक राइफल आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। ये जो राइफल है इसका जो मास है वो आपने M1 मान लिया। सपोज करो M1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और ये जो राइफल है इसका मास आपने मान लिया M2 मान लिया, और इसका जो मास है ये 2 kg मान लेते हैं। ये 2 kg हो गया, इसका जो मास हो गया आपके पास हो गया 5 kg हो गया, इसका मास आपने 5 kg मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप यहां से बुलेट को फायर करते हो। सपोज करो कि इसके अंदर क्या थी, एक बुलेट थी और आपने क्या किया, उस बुलेट को फायर कर दिया। ये बुलेट आपकी यहां से फायर हो गई, ठीक है। यहां से भी आपने एक बुलेट को फायर किया, एक बुलेट को आपने यहां से फायर किया। अब इस बुलेट और इस बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है वो लगाई गई है सेम। इस पे जो फोर्स लगी है वो क्या लगी है, सेम। जितनी फोर्स इस बुलेट पे लगाई गई है उतनी फोर्स आपकी इस बुलेट पे लगाई गई है, ठीक है, उतनी फोर्स आपकी इस बुलेट पे लगाई गई है। तो अब देखो, जितना एक्शन ये करेगी, जितना रिएक्शन आपकी ये करेगी उतना रिएक्शन आपकी ये बुलेट करेगी, क्योंकि बुलेट पे क्या हुआ है, एक्शन हुआ है, इन पे क्या हुआ है, एक्शन हुआ है, ठीक है। एक्शन आपका हुआ है इस डायरेक्शन में, ये आपका हुआ है एक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा इस डायरेक्शन में, ये आपका होगा रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। जितना एक्शन होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब बोलता है कि जितना एक्शन इस बुलेट पे हुआ है उतना ही एक्शन आपका इस बुलेट पे भी हुआ है, ठीक है। मतलब जितना एक्शन ये है उतना ही एक्शन ये है। तो इसका मीनिंग क्या है, जितना रिएक्शन ये होगा उतना ही रिएक्शन इस पे होगा, ठीक है। जितना रिएक्शन इस गन पे हुआ है, इस राइफल पे हुआ है, उतना ही रिएक्शन क्या होगा, उतना ही रिएक्शन आपका इस राइफल के ऊपर भी होगा, ठीक है। अब देखो, ये आपकी लाइट गन है, ये आपकी लाइट राइफल है, और ये आपकी क्या है, हैवी राइफल है। अब देखो, इन दोनों में से सबसे तेज पीछे की तरफ कौन सी आएगी, लाइट वाली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका जो मास है, मास कम है और इसका जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपकी लाइट बुलेट होगी, लाइट बुलेट पे क्या होगा, ये जो लाइट राइफल होगी, ये लाइट राइफल आपकी ज्यादा फास्ट पीछे की तरफ आएगी। अब कोई चीज ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ आएगी तो उतना ज्यादा आपके शोल्डर को क्या करेगी, हर्ट करेगी। समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि ए हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई ए फोर्स इन ऑर्डर टू मूव ए कार्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन व्हाई। कहते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी के अंदर जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उस गाड़ी के ऊपर कंटिन्यू फोर्स लगाता रहता है ताकि वो गाड़ी आपकी सेम स्पीड के साथ चलती रहे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखो,
आपको पता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो तो क्या होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद वो रुक जाता है। अब वो रुकता क्यों है? वो रुकता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, क्या होता है जब किसी चीज को फेंकते हो ना आप ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। सेम केस यहाँ पे होगा। ठीक है, सपोज करो ये गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी को जो घोड़ा है वो आगे की तरफ खींच रहा है। घोड़ा आपका गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है। मान लो यहाँ पे क्या है, हॉर्स है, ये हॉर्स इस गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है। अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना, इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये रोड के ऊपर चल रही होगी, ये आपकी रोड के ऊपर चल रही होगी, तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लगेगा हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन की खास बात होती है, अगर कोई चीज मोशन आपकी इस डायरेक्शन में कर रही है, उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसका अपोजिट लगेगा। अगर मान लो अगर कोई चीज मोशन आपका इस साइड कर रही है, तो उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है जो हमेशा क्या लगती है, मोशन के अपोजिट लगती है। अब मोशन के अपोजिट लगेगी तो क्या करेगी, मोशन का अपोज करेगी। ठीक है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है आपका इससे लग रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इस हॉर्स को इस गाड़ी के ऊपर बार बार क्यों फोर्स लगानी पड़ती है ताकि ये कंटिन्यू एक स्पीड से चलती रहे। तो इसके लिए एग्जांपल सुनते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल की जो स्पीड थी स्टार्टिंग में वो थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड थी। अगर यहां पे फ्रिक्शन है तो होगा क्या, ये बॉल चलती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉल रुक जाएगी। ठीक है, ये बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी, ये बॉल आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप क्यों हुई, क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया। अगर हम एक काम करें, अगर हम उस फ्रिक्शन को घटा दें, उस फ्रिक्शन को खत्म कर दें, तो क्या ये बॉल कभी रुकेगी? क्योंकि ये बॉल रुक रही है आपकी, किसकी वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। ठीक है, अगर हम उस फ्रिक्शन को ही खत्म कर दें तो क्या वो बॉल कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। सपोज करो कि जब ये बॉल मोशन कर रही थी ना, तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल आपकी उधर जा रही है तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा। तो सपोज करो इस बॉल के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है आपका कोई 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है इस बॉल के ऊपर। अगर मैं बाहर से इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता रहूं कंटिन्यू, क्योंकि देखो अब ये जरूरी नहीं है कि जब बॉल आपकी यहां पे होगी तभी फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉल आपकी यहां पहुंचेगी ना तब भी इसके ऊपर उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा, 5 न्यूटन का लगेगा। अगर मैं इस बॉल के ऊपर कंटिन्यू 5 न्यूटन का फोर्स लगाता रहूं तो क्या इस फ्रिक्शन का इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहे, तो आपको बाहर से फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, यही केस आपका यहां पे होगा। घोड़े को इस गाड़ी पे फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, ताकि वो फ्रिक्शन को कैंसिल आउट कर सके। अगर फ्रिक्शन आपका कैंसिल आउट होगा तभी तो आपकी गाड़ी कंटिन्यू विद द सेम स्पीड चलती रहेगी। ठीक है, इसका रीजन समझ में आया? घोड़ा बार बार फोर्स क्यों लगाता है, ताकि फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया जा सके, फ्रिक्शन को हटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, suppose a ball of mass m is thrown vertically upward with an initial speed v. Its speed decreases continuously till it becomes 0. ठीक है, thereafter the ball began to fall downward and attain the same speed v again before striking the ground. It implies that the magnitude of initial and final momentum of the ball are same. Yet it is not an example of conservation of momentum explained by. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने एक बॉल को ऊपर फेंका। अब मान लो आपने बॉल को फेंका किस स्पीड के साथ, इनिशियल स्पीड आपकी v थी, आपने v स्पीड के साथ बॉल को ऊपर फेंका। अब आपको पता है कि जब किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो होता क्या है, उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है। और जिस पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड 0 होगी वो बॉल आपकी वहां से वापिस आ जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है किस स्पीड से, v स्पीड से। ठीक है, इट्स स्पीड डिक्रीज कंटिन्यूसली, उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली कम होती है। कब तक, टिल इट बिकम 0, जब तक वो 0 नहीं होती। जैसी वो 0 हो जाएगी क्या होगा, देयर आफ्टर द बॉल बिगन टू फॉल डाउनवर्ड, और जो आपकी बॉल है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और एंड अटेन द सेम स्पीड v अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। और क्या होगा, जब वो ग्राउंड से टकराने वाली होएगी ना, उस टाइम पे उसकी स्पीड वही हो जाएगी जिस स्पीड से आपने बॉल को ऊपर फेंका था। ठीक है, तो अब देखो जितना चेंज इसके मोमेंटम में ऊपर जाते हुए आया उतना चेंज क्या आया, डाउनवर्ड आते हुए। सुनो ध्यान से, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला कि जब बॉल को आपने फेंका ना उसके मोमेंटम में चेंज तो आएगा। क्यों आएगा, एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो सपोज करो
सपोज करो कि आपने बॉल को फेंका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और मान लेते हैं उस बॉल का जो मास था, उस बॉल का मास आपका था कोई 2 kg मास मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो क्या होएगा, स्पीड घटेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा उसका जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास तो वही रहेगा बॉल का 2 kg। अब निकालो मोमेंटम, जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितना चेंज आएगा। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा उस बॉडी का, मोमेंटम को पीछे शो करते हैं, इनिशियल मतलब आई, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या है, मास उसका है 2 kg, मास इसका हो गया 2 kg और वेलोसिटी इसकी कितनी है 25, ठीक है, वेलोसिटी इसकी है 25 इक्वल टू कितना आया 50 आ गया। ये आपके पास क्या आया, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम लिखते कैसे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या है, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। अब देखो जैसे ही बॉल आपकी टॉप पे पहुंच जाएगी, टॉप पे पहुंच जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 0 और मास तो वही रहेगा, तो मोमेंटम क्या आएगा, उसे बोलते हैं फाइनल मोमेंटम। तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा मास, मास कितना है, मास आपके पास है वही 2 और स्पीड कितनी है, स्पीड इसके पास है 0, तो मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम आपके पास हो गया 0। कितना चेंज आया, पहले 50 था बाद में 0 हो गया, तो कितना चेंज आया 50 का चेंज आया। तो ऊपर के मोशन में जब आपका अपवर्ड मोशन हुआ, जब बॉडी का, जब बॉल का अपवर्ड मोशन हुआ तो उस केस में उसके मोमेंटम में 50 का चेंज आया। 50 कितना आया, kg मीटर पर सेकंड, इतना चेंज आया मोमेंटम में। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन, बॉल ऊपर जा चुकी है, अब बॉल आपकी ऊपर से नीचे आएगी। अब जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, क्योंकि देखो बॉल आपकी ऊपर जा रही है, स्पीड हो चुकी है 0। अब बॉल दोबारा से यहां से स्टार्ट करेगी, ठीक है, यहां स्पीड कितनी है 0, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या मानी जाएगी, तो इसकी इनिशियल स्पीड, तो जब आपका डाउनवर्ड मोशन होगा, जब आपका डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन में, ठीक है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड हो जाएगी 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसी वो अर्थ पे, जैसी वो ग्राउंड पे टकराएगी ना, टकराते टाइम उसकी जो स्पीड होगी वो वही रहेगी जिस स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका था। अब हमने इसको 25 मीटर की स्पीड से फेंका था, जब ये ग्राउंड पे आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 25 हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला था कि जिस स्पीड से आपने फेंका है और जब वो ग्राउंड पे आएगी ना उसकी स्पीड वही हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं इस केस में मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो देखो कैसे निकालोगे मोमेंटम में चेंज। अब बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब जब आपका ये बॉल, जब आपकी ये बॉल यहां पे है, स्पीड क्या है यहाँ पे 0, मास कितना है इसका 2 kg, तो बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा आपके पास मास, मास तो इसका 2 है, वेलोसिटी क्या इसकी 0 है, तो मोमेंटम 0 हुआ। अब बात करते हैं फाइनल, फाइनल मतलब जब ये बॉल अर्थ पे टकराने वाली होएगी, तो देखो अर्थ पे टकराएगी तो मास तो उसका वही है 2, लेकिन अर्थ पे किस स्पीड से टकरा रही है ये 25 की स्पीड से, तो 25 यहाँ पे आ गया, तो कितना आया 50। इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल ये है, तो चेंज कितना आया, चेंज क्या करेंगे हम 50 में से हटा देंगे, तो 50 का चेंज आया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब ना माइनस नहीं आएगा। जब बॉडी डाउनवर्ड आती है ना तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ऊपर वाले माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन हमने ना एक डायरेक्ट कर लिया, एक बार हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि चेंज कितना आएगा, आंसर आपका वही सेम मिलेगा, आंसर आपको ये सेम मिलेगा। जो माइनस साइन आता है ना, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन, भी आपकी जो बॉडी है उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, बस उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, उसका आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, इतना, जब डाउनवर्ड आई तो उसके मोमेंटम कितना चेंज आया, इतना, तो क्या उसके मोमेंटम में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ कोई, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि जब किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम की जब बात आती है ना तो हम इसको काउंट नहीं करते, इस मोशन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में काउंट नहीं करते। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कहता है बॉल का ये मोशन हो रहा है, इस पूरे मोशन के अंदर बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम इसको
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते, इसका रीजन पूछा गया है। देखो, जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या, एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट बी, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, कि बाहर से कोई फोर्स उस बॉडी पे लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे एक फोर्स काम कर रही है एक्सटर्नल, कौन सी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बॉडी जब ऊपर जा रही है उस केस में भी आपकी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और जब बॉल आपकी ऊपर से नीचे आ रही है तो उस केस में भी आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो देखो, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं मानते, बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स है वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर इज शोन इन फिगर। एक ये ग्राफ दिखाया गया है, किसका ग्राफ है, ये बॉल का ग्राफ है, ठीक है। ये मान लो आपके पास एक बॉल है, ये बॉल आपकी ना एक कंक्रीट फ्लोर पे, ये क्या है, एक फ्लोर है, ठीक है, ये कंक्रीट फ्लोर है, कंक्रीट मतलब पक्का फर्श है ये बॉल आपकी इस फर्श पे रोल कर रही है, मतलब चल रही है, ठीक है। इस बॉल का जो मास दे रखा है, वो मास आपको दे रखा है 50 ग्राम। इस बॉल का जो मास है वो 50 ग्राम को दे रखा है। अब जो भी ये मोशन कर रही है, जो ये रोलिंग कर रही है, उस सारे चीज को, सारी इंफॉर्मेशन को इस ग्राफ में शो किया गया है। भी ये बॉल स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से मोशन कर रही थी, कब इसकी स्पीड जीरो हुई, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दी गई है। कैसे, सुनो ध्यान से, ये जो ग्राफ किसके बीच का है, ये ग्राफ आपका है वेलोसिटी के बीच का और टाइम के बीच का, ठीक है। अब इस ग्राफ से अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो, टाइम जब जीरो है, जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो आपकी इस बॉल की वेलोसिटी क्या थी, 80 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, आप सोच रहे होगे टाइम जीरो है, स्पीड इसकी 80 है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन माइंड में आता है। लेकिन इस बात को याद रखो, जब हम किसी हम बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस टाइम हमने स्टार्ट किया है उस टाइम को हम जीरो लेते हैं। सपोज करो ये बॉल आपकी पहले से रोल करती हुई आ रही थी, लेकिन जब आपने इसको देखा ना, तब उसकी स्पीड क्या थी, 80 मीटर पर सेकंड थी। तो जब आप देखोगे, आप तो उसी टाइम को जीरो मानोगे ना, अभी मैंने इस टाइम देखना स्टार्ट किया है, मेरा टाइम अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आपने इस बॉल को देखा तो इसकी टाइम क्या था आपके लिए, टाइम आप जीरो लोगे। आपने जिस टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया उस टाइम को आप जीरो लोगे, ठीक है। और उस टाइम आपकी इसकी बॉल की जो वेलोसिटी थी क्या थी, 80 मीटर पर सेकंड। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 80 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड क्यों ली है, क्योंकि आपने जब इस बॉल को ऑब्जर्व किया, इस बॉल को जब देखा तो इसकी स्पीड क्या थी, 80 थी। अब देखो, अब ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड देखो। अब टाइम देखो, जब टाइम आपका 2 सेकंड हुआ, टाइम जो रेखा आपका सेकंड में दे रखा है, जब टाइम आपका 2 सेकंड हुआ तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या थी, देखो ये बॉल की वेलोसिटी आपकी थी 60, ठीक है। बॉल की वेलोसिटी क्या है, बॉल की वेलोसिटी आपकी है 60, ठीक है। जब टाइम आपका 4 सेकंड हुआ तो 4 सेकंड हुआ तो बॉल की जो वेलोसिटी थी देखो कितनी है, 40 है। जब टाइम आपका 6 सेकंड हुआ तो बॉल की वेलोसिटी कितनी है, बॉल की वेलोसिटी आपकी है 20। जब टाइम आपका 8 सेकंड हुआ तो बॉल की वेलोसिटी क्या है, बॉल की वेलोसिटी है 0, ठीक है। मतलब कि 8 सेकंड्स के अंदर इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी है, 0। वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये बॉल आपकी 8 सेकंड के बाद रुक जाएगी। तो स्टार्टिंग में बॉल की स्पीड क्या थी, 80 थी, बाद में 0 होगी, तो 0 को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है v क्या आपका, v है आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 80 से 0 होने में कितना टाइम लगा है, 8 सेकंड। तो टाइम क्या आएगा यहाँ पे, टाइम आपके पास आ जाएगा 8 सेकेंड। अब पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। अब देखो, अब फोर्स पूछ रहा है, कौन सी फोर्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्यों पूछा, देखो फोर्स तो इस पे लगी है, बॉल क्यों स्टॉप हुई, क्योंकि इस पे किसी फोर्स ने काम किया है, और कौन सी फोर्स ने काम किया है, फ्रिक्शन फोर्स ने काम किया है। अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो आपको निकालना है। अब आपको पता है कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब गिवन डाटा, गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आपको ए निकालना है। अब ए कैसे निकालोगे, आपको पता है ना, ए क्या होता है, ए होता है ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस में यू बाय में टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, बाय में टाइम।
ठीक है। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0 है, माइनस में u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 80, डिवाइड बाय में टाइम क्या है, टाइम आपके पास है 8 सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा, a आपके पास है, a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 80 बाय में 8, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास ये आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आई है, तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन इंडिकेट ये करता है कि इस बॉल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का साइन माइनस तभी आता है जब आपकी बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो आगे का साइन क्या है, माइनस आ गया। अब निकालते हैं फोर्स, निकालते हैं। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। मास आपको पता है, देखो फोर्स मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू आपके पास है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम है, लेकिन आप क्या करोगे, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे। आप मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस का 10, ठीक है। तो करो सोल्व इसको, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, F इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय में 2 न्यूटन, इसको लिख सकते हो आप 0.5 न्यूटन। मतलब कि इस पे इतना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, माइनस में 0.5 न्यूटन। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि इस पे जो फोर्स लग रही है ना, इस बॉल के मोशन के अपोजिट लग रही है। ये माइनस का साइन यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि जो ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स आपकी इस बॉल के मोशन के अपोजिट लग रही है। और कितनी लग रही है, ये लग रही है 0.5 न्यूटन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ए ट्रक ऑफ मास m, एक ट्रक है जिसका मास क्या है, m है। ए ट्रक ऑफ मास m इज मूव्ड अंडर ए फोर्स f। क्या होता है कि उस ट्रक पे एक फोर्स लगाई जाती है f, और उस फोर्स f की वजह से ये ट्रक मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अब बोलता क्या है, इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। कहता है कि अगर उसी ट्रक के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ट्रक के मास के बराबर है, ठीक है, ये बोला गया। एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ्ड। अब देखो जो फोर्स उस ट्रक को चला रही थी उस फोर्स को आधा कर दिया गया। सुनो ध्यान से, ट्रक में हो गया होता है, ट्रक में इंजन होता है, इंजन क्या करता है, इंजन फोर्स देता है ट्रक को। इंजन का क्या काम करता है, इंजन जो ट्रक का इंजन होता है, ट्रक का इंजन ट्रक के टायर पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिससे ट्रक आपका आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब कहता है कि जो फोर्स इंजन से मिल रही थी ना उसको हाफ कर दिया। क्या क्या कंडीशन लगाई है, इसने कंडीशन लगाई है कि जो ट्रक है ना, ट्रक के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका ट्रक के मास के बराबर है, और जो फोर्स ट्रक को मूव कराने का काम कर रही थी, ट्रक को आगे चलाने का काम कर रही थी, उस फोर्स को कर दिया, हाफ कर दिया। अब बताओ, अब क्या बोला गया, अब पूछ रहा है आपसे, देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज। अब कहता है कि ट्रक की एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कंडीशन समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको इसका सोल्यूशन करना है, तो सुनो ध्यान से। हम चलते हैं जब इस ट्रक के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली बात करते हैं हम। इनिशियली क्या था, इनिशियली बोला गया था मास ऑफ द ट्रक, मास ऑफ ट्रक कितना बोला गया था, ये बोला गया था m। ये इनिशियली ट्रक का मास कैपिटल M है, ये आपका कैपिटल M बोला गया है, ठीक है। मास ऑफ द ट्रक कितना है, m दे रखा है। फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक, फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक कितना दे रखा है, F दे रखा है। तो एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये आपका फोर्स होता है। तो फोर्स की वैल्यू तो F है ही आपके पास, मास आपके पास कैपिटल M दे रखा है। सपोज A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। अब यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, F को आप इधर ले आओगे तो क्या आएगा, F बाय में M इज इक्वल टू A, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई इनिशियली, जब आपने कोई भी कंडीशन को यहां पे अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अब लिखो आगे, जब जो ये कंडीशन आपको दे रहा है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तब क्या एक्सेलरेशन होगी वो आपको निकालना है। तो देखो यहां पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू
स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब क्या किया गया है, अब इस ट्रक में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है जिसका मास क्या है, ट्रक के मास के बराबर है। अब टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, ट्रक का मास प्लस में ऑब्जेक्ट का मास, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। और उस टोटल मास को आपने नाम दे दिया m1 का। सपोज करो, ठीक है, क्या है, इस आपने सपोज कर लिया लेट m1 क्या है, m1 आपका आ गया न्यू मास। अब न्यू मास कैसे बनेगा, ट्रक का मास प्लस में ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि देखो इंजन जितनी भी फोर्स देगा उस फोर्स का काम क्या होगा, उस फोर्स का काम होगा ट्रक को चलाना प्लस में ट्रक में रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी साथ में ले जाना, ठीक है। तो जो टोटल मास जिसपे फोर्स लगने वाली है वो क्या है, वो है m1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ ट्रक जो कि m है प्लस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू भी क्या है, m है। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास आपके पास हो जाएगा कैपिटल 2 इंटू में m हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा टोटल मास। अब देखो इस टोटल मास को चलाने के लिए जो फोर्स है वो कितनी है, पहली फोर्स की हाफ कर दी गई। जो फोर्स इस ट्रक पे पहले लग रही थी, क्या लग रही थी, F लग रही थी, उस फोर्स को अब हाफ कर दिया गया। तो यहाँ पे जो न्यू फोर्स आएगी उसको आपने नाम दे दिया F1। ये क्या है, न्यू फोर्स है, और इसकी वैल्यू क्या है, जो पहले फोर्स थी उसकी हाफ, ये आपकी न्यू फोर्स है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, जो नई एक्सेलरेशन आएगी वो आपको निकालनी है। तो देखो हमें पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है F1 इज इक्वल टू मास, न्यू मास इंटू में न्यू एक्सेलरेशन। जो न्यू मास आए, जो न्यू फोर्स आपकी, जो आपकी न्यू फोर्स है, किसके बराबर आएगी, न्यू मास इंटू में न्यू एक्सेलरेशन। अब देखो F1 की वैल्यू क्या है, F/2। F1 की वैल्यू आपके पास है F/2 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू क्या है 2m। M1 आपके पास है 2m इंटू में A1 आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो A1 क्या आ जाएगा, इसको ले आओ इधर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आएगा, F/2 इंटू में 2m इज इक्वल टू A1 हो जाएगा। अब देखो F/2 इंटू 2 क्या हो गया, 4m हो गया। तो F/4m इज इक्वल टू A1 हो गया। अब देखो F/m क्या है, F/m आपका है A। तो क्या मैं इस F/m की जगह A पुट कर सकता हूं? जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, देखो आपको मिलेगा 1/4 इंटू में A इज इक्वल टू A1। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो आपकी नई एक्सेलरेशन आएगी वो पहले वाली एक्सेलरेशन की क्या होगी, 1/4 होएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन का इस ट्रक की एक्सेलरेशन पे ये फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।